अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ फ़हीम, आप देख रहे हैं तलीम हब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिक ज्योमेट्री का कोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आज इसकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पास पेपर के कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एनालिटिक ज्योमेट्री का जो कोर्स है यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली BS मैथमेटिक्स में ये 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है और BS फिज़िक्स में ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला MCQs है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P इंटू 1 -1 0 Q इंटू 2 1 -1 एंड R इंटू -1 1 2। भाई ये 3 पॉइंट दे दिए गए हैं और इन तीनों पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर हमने इन तीनों पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास करेक्ट जो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 1/2 I कैप -1/2 K। फिर इसके बाद B ऑप्शन है 1/2 I प्लस 1/2 K। और इसी तरह से C ऑप्शन है 3/2 I माइनस 3/2 K। और D ऑप्शन है 3/2 I प्लस 3/2 K। तो बहुत ही आसान से MCQs है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से B है और साथ में इसका सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। P से Q फिर हम एक वेक्टर बना लेंगे, फिर उसके बाद हम P से R दूसरा वेक्टर बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर जो हमने बनाए हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो इससे हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास है, बहुत ही आसान सा है कि हमने ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो बताना है। तो U क्रॉस इंटू V क्रॉस W किसके बराबर होता है। तो भाई अगर तो आपको इसका फार्मूला पता है तो आप एकदम से इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो A इसका ऑप्शन है U डॉट V इंटू W माइनस V डॉट W इंटू U। B ऑप्शन है U डॉट W इंटू V माइनस U डॉट W इंटू V। C ऑप्शन है V डॉट W इंटू U माइनस U डॉट V इंटू W। और D ऑप्शन है U डॉट W इंटू V माइनस U डॉट V इंटू W। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन D है। और इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास कि अगर A क्रॉस इंटू B क्रॉस C हो तो बराबर किसकी होगा। याद करने का मेथड जो बताने जा रहा हूँ वो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि पहले का तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू दूसरा वैसे ही माइनस दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू तीसरा वैसे ही। तो आपको इजीली जो है इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो याद रह जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। यहाँ पर उसने दो प्लेन दिए हमें, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इन दोनों प्लेन में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, इवन के डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो जिसमें कोई डिफरेंस प्लेन में ना हो तो फौरी आपने याद रखना है कि इस तरह के प्लेन में जो एंगल्स होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर मेथड भी है। इसका फार्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू n1, मतलब पहले जो प्लेन होगा उसमें से आपने वेक्टर निकालना है और दूसरे वेक्टर में से n2 आपने वेक्टर निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और इसके बाद आपने डिवाइड करना है उनकी मैग्नीट्यूड पे और उसका भी प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद आपने इसका मॉड लेना है, ठीक है। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो नीचे आप देख सकते हैं ये वाला कि कॉज इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द ज़ीरो वेक्टर हैज़ डैश डायरेक्शन। तो भाई ज़ीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती यहाँ पर। वैसे तो आपने FSC में भी पढ़ा होगा कि ज़ीरो वेक्टर हैज़ ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यहाँ पर उसने वर्ड ऑर्बिट्रेरी नहीं यूज़ किया हुआ, तो भाई इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ करस्पॉन्डिंग आर इक्वल। तो भाई करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसमें क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, तो जारी बात है वेक्टर भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला आर इज इक्वल टू 25/10 + 10 cos थीटा
इसके करेक्ट ऑप्शन हैं x इज इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू -5/2। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी है x इज इक्वल टू 5/2। तो इसका सोल्यूशन मैंने भी इसमें साथ प्रोवाइड किया हुआ है। r इज इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास आएगा 25/10 + 10 cos थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 10 कॉमन लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से बन जाएगी। कैसे बनती है, 25 को 10 पे डिवाइड कर दिया गया तो 5/2 हम बनता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि इसकी जनरल इक्वेशन ले ली, r इज इक्वल टू ED/L + E cos थीटा। अब दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं कंपेयर। अब यहाँ पर आप गौर करते चले कि सेंट्रिसिटी जो E होता है cos थीटा के साथ लिखा हुआ 1, तो यहाँ से E की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और ED दोनों की वैल्यू बनती है 5/2। अब हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर चूँकि d इज़ डिनोटेड बाय डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है अलोंग टू x एक्सिस है, और वैसे भी आपको पता है कि जब cos थीटा की बात की जाए तो मतलब हम x एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इसमें जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से y वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ u.v इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर r। भाई अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका मतलब ये है कि वो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल वेक्टर हो, बात एक ही होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू x माइनस एक्स नॉट इंटू प्लस b इंटू वाई माइनस वी नॉट प्लस c इंटू जी माइनस सी नॉट नॉर्मल वेक्टर इज। अब इसमें से हमने बताना है कि नॉर्मल वेक्टर क्या है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें से a b c जो है वो नॉर्मल वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्टडी से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अबाउट में अपना जीमेल भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप हमें मेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी स्टडी से मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है जी, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो रेफर टू एज। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ये सर्कुलर सिस्टम को रेफर करता है। ठीक है, अब ये किस तरह से रेफर करता है, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट r phi z इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर सिस्टम। यानी इसमें हम चूँकि 3 डायमेंशनल पे हैं तो सर्कुलर में भी सेम इसी तरह से हम चलते हैं, सर्कुलर सिस्टम में भी, एंड इज़ यूज्ड फॉर सिस्टम विद सर्कुलर डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम हैव द फॉलोइंग स्केलर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। यानी सिलेंड्रिकल सिस्टम जो होता है उसकी स्केलर वैल्यू क्या होती हैं, तो 1 रो 1 जो है वो इसकी वैल्यूज़ होती हैं। किस तरह से होती हैं भाई, सबसे पहले तो ये है द रेंज ऑफ रेडियस इज़ टू 1 टू यूनिटी। यानी किसी भी रेडियस की बात करें तो इसमें हम 1 to यूनिटी तक जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम एंगल की बात करते हैं तो 1 to 360 तक, चूँकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो डिग्रीज़ होती हैं वो 360 होती हैं। इसी तरह से हम जी प्लेन पर अगर चले जाएं तो वहाँ पर हम बात करते हैं 1 to इन्फिनिटी की। सो इसमें मिनिमम जो स्केलर फैक्टर बनता है वो 1 रो 1 जो है वो इसमें बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, a dash is the locus of point which moves so that is always at a constant distance from a fixed point। यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस तक अगर हम किसी पॉइंट को मूव करवाते हैं यानी लोकस पॉइंट को, तो वो किस में पॉसिबल होता है, तो सिलेंडर, प्लेन, कॉन, स्फीयर। तो भाई ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉनिक सेक्शन में ये पॉसिबिलिटी निकलती है, इसके अलावा बाकी किसी में भी ये पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एलिप्सॉइड, एलिप्टिकल पैराबोलाइड, एलिप्टिकल कोन, हाइपरबोलाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है एलिप्सॉइड।
ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें से उसने 3 डायमेंशन की बात की हुई है, मतलब पहला पॉइंट x1 होगा, दूसरा y1, फिर तीसरा z1, फिर हम p2 की तरफ चलते हैं। ये होगा हमारा x2, y2 और z2। इसका डिस्टेंस फार्मूला जो है उसके ज़रिए हमने इसको कैलकुलेट करना है, यानी x2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब अंडरूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 6.708। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, यानी एक पॉइंट से हमने एक प्लेन तक का जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो सॉल्यूशन में हम ज़्यादा इसको ब्रीफली देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। जब तक आप फार्मूले नहीं ना क्लियर करेंगे आपको बिल्कुल भी इस पर ग्रिप हासिल नहीं हो सकती, मतलब आप इसमें उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d ओवर अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो x1, y1, z1 होंगी, और ये जो प्लेन दिया हुआ है ये इसमें से x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, z का कोफिशिएंट c, और जो लास्ट पे कांस्टेंट नंबर बचता है वो d होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें, 5.67 इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 6 बनता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ i j k आर द यूनिट वेक्टर along the coordinate axis then i क्रॉस j इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, i क्रॉस j हमेशा k के बराबर होता है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अ चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट 5, 30 डिग्री 2 इज सेट टू बी इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पर अप्लाई होता है, कार्टेशियन सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम या नन ऑफ दिस। तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है। और सिलेंड्रिकल सिस्टम में से जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो पहला पॉइंट रो होता है, दूसरा फाई होता है, तीसरा जी होता है। मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है उससे ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो वाला जो पॉइंट है उसके साथ डिग्री यूज़ किया जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है इसमें फाई जो होता है वो एक एंगल है, और एंगल हमेशा डिग्री में मेजर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इन 2 डायमेंशनल वेक्टर द एंगल थीटा इज़ एक्यूट इफ़। भाई एक्यूट एंगल जो होता है यहाँ पर उसने यूज़ किया हुआ है दो वेक्टर की बात कर रहा है, यानी इन 2 डायमेंशनल। तो u डॉट v जो है अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो एक्यूट एंगल के तौर पर कंसीडर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। फर्दर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ फर्दर की पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं कि अगर u डॉट v ग्रेटर दैन थीटा होगा तो वो एक्यूट एंगल में कंसीडर किया जाएगा। अगर u डॉट v इज इक्वल टू 0 होगा तो वो राइट एंगल कंसीडर किया जाएगा। अगर u डॉट v लेस देन 0 होगा तो वो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 cos t एंड y इज इक्वल टू 3 sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को चेक करना चाहें तो भाई ये इक्वेशन जो होती है ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इसको आप इजीली मतलब सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अगर तो आपके पास ये चीज़ आती है तो आप इजीली जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। तो पहले लेफ़्ट को लेफ़्ट में आपने जमा करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपने राइट तरफ चले जाना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा, साइन टी जो है वो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो हमें फार्मूला पता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 9 प्लस 9 18। तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास ये एक सर्कल को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5। तो भाई ये क्वेश्चन जो है वो पहले हमने डिस्कस किया था। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन
गिवन है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लेन सेम है तो एंगल 0 होगा, लेकिन यहाँ पर उसने टोटली प्लेन चेंज दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला आपने वही यूज़ करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं मैंने सोल्यूशन उसका लिखा हुआ है, सॉरी देखिएगा ज़रा इसमें कि पहला जो है पहले प्लेन से अपने वेक्टर n निकाल लेना है, फिर दूसरे में से आपने n2 निकाल लेना है और फार्मूला आपके सामने है, उसमें वैल्यूज़ पुट करें और फाइनली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द ओरिजिन इज, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ़र्क होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन को कहेंगे पोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द ग्रीक्स ऑफ प्लेटोस टाइम डिस्क्राइब द कर्व एज द कर्व फॉर्म्ड बाय कटिंग अ डबल कोन विद प्लेन नेम्ड एज। वो कहता है कि एक कोन को एक प्लेन के ज़रिए काटा जा रहा है, ठीक है। तो भाई एक कोनिक सेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी चीज़ से होती है कि वहाँ पर हम कोन लेते हैं और उसको प्लेन से काटते हैं और प्लेन से काटने के बाद डिफरेंट शेप बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कोनिक सेक्शन का नाम देंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर 3i + 2j + k, देन पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का फार्मूला आना चाहिए। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसने y का पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, लेकिन इसका सोल्यूशन है कि सबसे पहले x0 यानी हमारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ऊपर 1 2 3 ये होंगे x0 y0 z0, और जो वेक्टर है ये वाले वेक्टर, इसका i का जो कोफिशिएंट है वो a कंसीडर होगा और j का b होगा और k का जो है वो c कंसीडर होगा। इसके बाद इसकी जो इक्वेशन है x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct। अब इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड वाला रिक्वायर्ड है, ये वाला y = y0 + bt, इसमें पकड़ें वैल्यू और पुट करें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हाज़िर हो चुका है, मतलब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाई बोर तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, वैसे भी मैं कुछ सोल्यूशन तो नहीं दे सकता, ठीक है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है, द लिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1 हैज़ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी मेजर माइनर एक्सिस क्या होंगे। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप इसका गलत ही लगाएंगे, ज़ाहिर बात है। x² / 16 मतलब फार्मूला ये है x² / a² + y² / b² = 1। तो मतलब ये है कि हमें वैल्यू चाहिए a की और b की। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्फीयर आर द स्पेशल केस ऑफ एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, पैराबोलॉइड, एलिप्टिक कोन। तो भाई स्फीयर जो होता है वो एलिप्सॉइड की को डिस्कस करता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वेश्चन √ax + √by = 1 रिप्रेजेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको क्वेश्चन का नहीं पता तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं लगा सकते, हाँ तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 प्लेन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर नॉर्मल आर। अगर 2 प्लेन जो है वो पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली उसके जो नॉर्मल हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 27, द स्पेस इज़ डिवाइड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन डैश पार्ट। यानी इसमें यह कहता है कि जो स्पेस होता है उसको हम उसके कोऑर्डिनेट प्लेन्स में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो भाई 8 पार्ट बनते हैं, ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, द पोलर इक्वेशन r = k/1 + cos θ विद एसेंट्रिसिटी = 1 इज़। भाई इसमें आपको पता होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 हो तो वो किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। इसके अलावा एसेंट्रिसिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ और भी हैं, e > 1 < 1, ठीक है। अगर e = 0 आ जाए तो क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसके मुतल्लिक़ जो पेपर में क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर पैराबोला, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ इज़।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 0.02। वैसे इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है वो 0.01671 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा फर्दर मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क इस पे लिखा हुआ है, तो आप लाजमी जो है इसको रीड आउट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द सेंट्रिसिटी ऑफ मून इज़, ये वैसे पेपर में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से इसको एडिशन किया ताकि अगर मून की पूछा जाए तो आपको इस चीज़ के मतलब आइडिया होना चाहिए। तो 0.06 है, इसकी भी अप्रॉक्सीमेटली है 0.0549, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ किया गया 0.06 बनाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 31 आता है। सरफेस रिप्रेजेंट बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड। तो भाई ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट हो सकती है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट हो सकती है, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एलिप्सॉइड ऑफ 1 शीट हो सकता है या फिर एलिप्सॉइड ऑफ 2 शीट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इफ़ ऑल द 3 रेडियाई आर इक्वल इन एलिप्सॉइड फार्मूला देन इट इज़ रिप्रेजेंट एज। तो भाई ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, एलिप्टिकल पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोलॉइड को या फिर कोन्स को। तो भाई ये जो 3 रेडियाई होता है, इससे पिछले भी हमने MCQ में डिस्कस किया था कि ये जो एलिप्सॉइड होता है उसका स्फीयर के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।